नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सर्जन इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज पुणे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम वो हम पढ़ने जाने वाले हैं। कालिदास, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, वो एक भारत के महान कवि रह चुके हैं, संस्कृत के एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रह चुके हैं। ये लेसन है मोहन राकेश नाम के जो व्यक्ति है उसने लिखा है, जिनका जन्म सन 1925 और निधन सन 1972 में हुआ था। थोड़ा लेखक के बारे में परिचय ले ले तो मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम था मदन मोहन गुगलानी था, लेकिन उसकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में रहते रहते मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। उन्होंने यहाँ पर आषाढ़ के एक दिन से केवल एक ही अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हिरण सावक को बचा लेते हैं। नाट्यकार ने यह कहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। अगर हम किसी को जीवनदान नहीं दे सकते, लेखक का कहने का मेन हार्ट यहाँ पर यह स्टोरी में ये है कि अगर हम किसी को जीवनदान ना दे सके तो लेकिन किसी का हम प्राण हर नहीं सकते, मतलब किसी को मार नहीं सकते। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। ये बात तो सदियों से चली आती है और सदियों से ये सच बात है कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक महान होता है। भले बचाने वाला गरीब और मारने वाला अमीर हो, बहुत ही ताकतवर हो, बचाने वाला साव निर्बल, बहुत ही निर्बल आदमी हो, लेकिन महान समाज में वही कहलाता है। तो यहाँ पर हिरण शावक को घायल कर देकर एक आदमी हिरण शावक मतलब हिरण के बच्चे को मारकर वो उसका शिकार करना चाहता था, लेकिन कालिदास ने उसे बचाया। वो स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। अब हम लेसन पर आते हैं। कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास हिरण शावक मतलब हिरण का बच्चा, और ऐसे गोदी में उठाकर आता है और पुचकारता है, मतलब प्यार से ऐसे सहलाता है। जैसे हम हमारे पेट एनिमल होते हैं, घर पर कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तो जैसे हम कैसे वो कभी कभार उसको अपनी गोदी में उठाते और प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, वैसे वो फिराते हुए आए। हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। जो हिरण का बच्चा था उसके शरीर में से लहू मतलब खून टपक रहा है, मतलब वो घायल था। कालिदास अब हिरण शावक से बात करता है कि हम जिएंगे, हिरण शावक जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। मतलब वो कहता है कि तुम्हें जीना है। एक बाण से आहत मतलब कि घायल, एक बाण से घायल होकर तू प्राण नहीं छोड़ देगा, मतलब तू मरेगा नहीं। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, कि तेरा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है और उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। एक बाण है वो प्राण ले भी सकता है, और ये उंगलियों का जो कोमल स्पर्श होता है ये प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हम कोमल आस्तरण मतलब बिछोना, उसके ऊपर विश्राम मतलब आराम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। घृत मतलब घी, कि वो मैं तेरे घाव पर घी का लेप लगाऊंगा, मतलब कोई टाइप ऐसा उपचार करेगा वो। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, वनस्थली मतलब जंगल। कल हम वनस्थली में फिर घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे ना। वो हिरण शावक से बोले कोमल दुर्वा मतलब कि जो एकदम कोमल सी घास होगी वो तू वापस खा सकेगा। क्या मल्लिका अपने को सहज का द्वार की ओर आती है। मल्लिका जो कालिदास के साथ रहती है वो अपने आपको थोड़ा सहज का द्वार की ओर आती है। मल्लिका, यह आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने यह आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी कि ये घायल हिरण शावक के बच्चे को देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है कि ऐसा किसने किया है? क्या दक्षिण की दिशा में भी ऐसे शिकार हो रहे थे, अब यहाँ भी ऐसा हो गया? कालिदास कहते हैं आज गांव प्रदेश में कोई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ कि आज गांव और प्रदेश में मतलब आसपास के नई आकृतियाँ मतलब नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो जरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। कालिदास अपने जरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हिरण शावक को वक्स के सटाकर थपथपाने लगता। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं, तभी वो हिरण शावक को वक्स के साथ मतलब वक्स के से सटाकर मतलब अपनी गोदी में बिठाकर थपथपाने लगता है। और उससे कहता है हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तू थोड़ी देर सो जा तो तेरी पीड़ा मतलब कष्ट दुख, तेरा जो बाण लगने से उसको जो पीड़ा हो रही थी वो दूर हो जाएगी। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध भी पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध ले आओ, किसी भाजन में लाओ। अब सोने से पहले तो थोड़ा दूध पी ले। वो अपनी पत्नी मल्लिका को आज्ञा देता है कि किसी भाजन मतलब कोई भी बर्तन में तुम दूध ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। माँ ने कि दूध ओटा कर रखा है, मैं देखती हूँ। ओटा कर मतलब कि
गर्म कर कर कुछ वैसा रखा होगा, वो मैं देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखते हैं। चूल्हे के निकट कुछ बर्तन रखे थे, उसके पास जाकर वो देखती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका कहती है कि अभी हमने 2-3 राज कर्मचारियों को घोड़े के ऊपर जाते हुए देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तब कोई ना कोई अनिष्ट मतलब कि अनिष्ट मतलब बुरा होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। वर्षा का रोमांच, वर्षा मतलब जंगल में रहते थे कालिदास, तो बारिश का रोमांच था, इसके बाद जैसे ये थोड़ा विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है, मतलब वो हिरण शावक के लिए एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में दूध निकालती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ आज रुष्ट मतलब कि आज बहुत वो रुष्ट मतलब थोड़ी दुखी जैसी है। कालिदास हिरण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास होता है हिरण शावक कैसे बाहों में उठाकर हम कैसे छोटे बच्चे को झुलाते हैं, वो ऐसे झुलाने लगता है। कालिदास कहता है कि हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही। हाँ, कालिदास किसको कहता है? ये हिरण शावक। हम पहले से सुखी है, जो तू पहले मुझे मिला तब तुझे जितना दुख था उससे थोड़ा अब तो सुखी है, और धीरे धीरे तेरी पीड़ा है वो दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते बना कैसे। अब जिसने भी बाण छोड़ा था उसको कालिदास कोस रहा है कि इसके कोमल जैसे रुई जैसे कोमल शरीर पर किसी ने बाण कैसे छोड़ सका। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। कुलांच मतलब कि चौकड़ी छलांग लगाकर वो मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलूँगा जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखों और उसका सही स्नेह मिलेगा। कालिदास हिरण शावक को कहते कि मैं तुझे मेरे घर ले जाऊँगा जहाँ तुझे माँ जैसा प्यार मिलेगा। मल्लिका की ओर वो देखता है, माँ का कहकर। मल्लिका दूध लिए पास आ रही है। मल्लिका दूध लेकर कालिदास के पास आ रही है। मल्लिका कहती कि सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास के दूध मुझे दे और इसे बाहों में ले लो। कि दूध तो मुझे दे और इसको अपनी बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। कालिदास से वो मल्लिका के हाथ से दूध का भाजन मतलब बर्तन ले लेता है। मल्लिका हिरण शावक को बाहों में लेकर उसका वो दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट लेकर देता है, मतलब दूध पिलाने की क्रिया यहाँ पर शुरू हो गई। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमें दूध अवश्य पीना है। जो हिरण शावक है वो दूध पीने से थोड़ी आनाकानी कर रहा है, तो कालिदास उसको समझा रहा है कि हम दूध पिएंगे तो इसे हमें ऐसे हठ हमें जिद नहीं करनी है, दूध तो पीना ही पड़ेगा और तुम दूध अवश्य पियोगे। राजपुरुष दंतुल दौड़जी से आकर द्वार के पास रुक जाते हैं। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण को मुँह से दूध पिला देता है। ऐसे एक राजपुरुष दंतुल मतलब शिकारी, एक राजपुरुष है। वो ड्योटी मतलब जो डेला घर की जो क्या होता है द्वार दहलीज पर आकर खड़ा रहता है। वो देख रहा है कि जो कालिदास है वो हिरण शावक को दूध पिला रहा है। ऐसे करके दंतुल बढ़कर आगे आता है। जो दंतुल शिकारी था वो थोड़ा आगे आता है और कालिदास के पास आता है। दंतुल के दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो कि तुम इसे दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल बना देना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते, दोनों चौंक जाते हैं, आश्चर्य के सामने उसके देखते। मल्लिका हिरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। मल्लिका का है और जो हिरण शावक को लेकर थोड़ा पीछे चले जाती है, और जो कालिदास थे वो दूध का जो बर्तन में दूध लाए थी मल्लिका, वो साइड में रख देता है, आसन पर रख देता। अब कालिदास और दंतुल से बात करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं है, यहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं है, मतलब एक दूसरे को हम जानते नहीं है। तुम्हारे एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ, कि तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। तब दंतुल ये बात सुनता है, पहले मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर वो देखता है। अब दंतुल बोल जाएगा, कैसी आकस्मिक बात है, ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसी आकस्मिक बात है, यही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ है क्या। हमारा परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से ये आहत मतलब घायल हुए हिरण शावक को तुम भी उठा लाए कि तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त के बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में तुम्हारा अनुसरण कर पाता ही क्या। वो तो भला मानो कि जो खून में से जो बूंदें गिरी थी वो मुझे यहाँ तक ले आए, वरना इतने घने जंगल में
ये मुझे तुम्हारा अनुसरण कैसे मैं करता, अनुसरण करना मतलब मैं तुमको फॉलो कैसे करता। ये जो दंतुल था वो हिरण शावक के घाव में से जो रक्त की बूंदें गिरी थी उसका पीछा करते करते वो कालिदास के घर पर आ पहुंचा। कालिदास कहता है कि देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। कालिदास कहते हैं कि मुझे देख रहा हूँ मतलब मैं जानता हूँ कि तुम इस प्रदेश के रहवासी नहीं हो। तब वो जो दंतुल था वो व्यंग हंसता है कि ऐसे हंस के बात जाने दे रहा है। दंतुल कहते हैं कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। जो शिकारी था वो कालिदास की थोड़ी तारीफ करता है कि मैं तुम्हारी नज़र की मतलब कि तुम्हारी जो दृष्टिकोण है, तुम्हारी जो पहचानने की शक्ति है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। मेरी वेशभूषा मतलब मेरे कपड़ों से इस बात का परिचय लगता है, इस बात का परिचय होता है कि मैं इस देश का, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास तब कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। कालिदास ने कहा मैं तुम्हारी वेशभूषा को मतलब तुम्हारे पहनाव से मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ। दंतुल के तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास कर लेते हो क्या। तो दंतुल थोड़ा चिढ़कर बोलता है कि क्या मेरी ललाट की मतलब मेरे ललाट मतलब ये जो हमारा कपाल भाल होता है उसको देखकर तू बताए, उसकी रेखा को देखकर कि जान पड़ता है कि चोरी के साथ अतिरिक्त तुम सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो कि चोरी तो की ऊपर से तुम भविष्यवाणी भी कर सकते हो। मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आती है। मल्लिका को ये बात का बुरा लगा, चोरी की जो बात हुई कालिदास की वो उसे बुरा लगा। थोड़ी आगे आके दंतुल को कहती है तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। लांछन मतलब आरोप, कि तुम्हें ऐसा आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि। दंतुल क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हिरण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। कि मल्लिका की बात सुनकर वो दंतुल था वो पहले विनम्रता से मल्लिका के साथ बात करता है कि कहता है कि क्षमा चाहता हूँ देवी कि मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ आपको बुरा लगा तो, परंतु ये जो हिरण शावक उनकी बाहों में है ये मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति मुझे आप लौटा दो। तभी कालिदास उसका उत्तर देते कहते कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम इसके लिए तुम अपराधी न माने कि इस प्रदेश में हिरणों का मतलब आखेट मतलब शिकार नहीं होता, या इस प्रदेश में हिरण का शिकार नहीं होता। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतने अपराध है कि तुम्हें अपराधी न माने, इसलिए तो हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते, तुम बाहर से आए हो। लेकिन हमारे यहाँ का कोई जो ये करता तो उसे हम अपराधी मानते। दंतुल कहता है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हुए तो कहते एक राजपुरुष मतलब वो दूसरे राज्य का आया था, आदमी था, दूसरे राजा के वहाँ से वो इस प्रदेश में आया था कि तुम गांववासी होकर राजपुरुषों के अधिकार पर जमालोगे कि तुम्हें न्याय के बारे में क्या पता चलेगा। वैसे भली बुरी उनको थोड़ी सुनाता है। कालिदास कहते हैं कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास उसको व्यंग से कहते हैं कि शब्द और अर्थ ये राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि शब्द और अर्थ पर सबका अधिकार है। लेकिन वो जो दंतुल था वो कहता है कि इसके ऊपर सिर्फ राजपुरुषों का ही अधिकार है। दंतुल कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक है, मुझे देर हो रही है, हिरण शावक मुझे दे दो। दंतुल कहता है कि बातों से तो तुम समझदार व्यक्ति लगते हो, बुद्धिमान लगते हो, लेकिन तुम्हें यह भी पता होगा कि राजपुरुष के जो अधिकार है वो बहुत ही ऊपर तक होते हैं, मुझे देर हो रही है, हिरण शावक मुझे दे दो। तभी कालिदास कहता है कि हिरण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, मतलब ये पर्वतों वाली भूमि है, इसकी ये संपत्ति है, और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है, और इसी पार्वतीय भूमि मतलब यही पर्वत वाली भूमि में हम इसके साथ रहने वाले इसके जैसे ही है, ये हमारा ही फैमिली मेंबर जैसा ही है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे, तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें इसको तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। मल्लिका इस अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर इशारा करता है कि मल्लिका तुम इसे अंदर ले जाओ और किसी आस्तरण पर मतलब कि किसी बिछोने पर इसको सुला दो चद्दर के ऊपर। तभी अंबिका अंदर से बाहर आती है। अंबिका इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावक के लिए नहीं है, मल्लिका तुम देख रही हो माँ। तभी जो अंबिका मतलब मल्लिका कालिदास की जो माँ है वो बात है कि इस घर के तल्प मतलब इस घर के बिछोने ऐसे हिरण शावक के लिए नहीं है। मल्लिका तब कहती है कि तुम देख रही हो ना मैं कि क्या हो रहा है। अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। जो तल्प और आस्तरण है वो मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के सोने के लिए नहीं है। कालिदास इसे मुझे दे दो मल्लिका। तब कालिदास है वो मल्लिका के पास से हिरण शावक मांग लेते कि तुम इसे मुझे दे दो। दूध का भाजन नीचे रख देता है, बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है, इसलिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, मैं इसे घर ले जाऊँगा।
ये कहता है कि इसके लिए मेरी जो हाथ मेरी बाहें हैं मतलब ऐसा है वही इसका आस्तरण पर्याप्त होगा, पूरता है, मैं इसे अपने घर इसे मैं घर में ले जाऊंगा। दंतुल कहता है राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तभी वो जो दंतुल मतलब जो राजपुरुष था कि तुम इसे घर में ले जाओगे और मैं तुम्हें ले जाते हुए देखता रहूँगा, मैं भी कुछ करूँगा। कालिदास के यार राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि ये तो राजपुरुष की रुचि मतलब उसके विचारों पर निर्भर करता है। बिना उसी की ओर देखे ड्यूटी में चला आता है, बिना किसी की ओर देखे ड्यूटी मतलब थोड़ा अंदर आ जाता है। दंतुल कहते हैं कि राजपुरुष की रुचि और रुचि में क्या होती है, संभवतः उसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः, दंतुल संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखकर उसके पीछे जाना चाहते हैं। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। अब वो जो दंतुल था वो कालिदास को मारने के लिए तलवार की मुठ मतलब जो तलवार जहाँ से पकड़ते उसको मुठ कहते हैं, वो पकड़ने जा रहा है। तभी मल्लिका शीघ्रता से द्वार के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका कहते ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न का अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तब मल्लिका राजपुरुष को कहती तुम ठहर जाओ, हिरण शावक के लिए हथ मत करो, ये हिरण के बच्चे के लिए आप जिद मत करो, तुम्हारे लिए तो ये अधिकार का प्रश्न है, लेकिन उसके लिए तो ये संवेदना है। मतलब उसको तुम्हारे बाण के कारण वो घायल हुआ है, तो जितना दर्द हिरण शावक को हो रहा है उतना ही दर्द उसको भी हो रहा है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। जो कालिदास है भले निशस्त्र है लेकिन तुम्हारे पास शस्त्र है तो भी वो चिंता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। दंतुल कहते हैं कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है कि? कालिदास का नाम सुनकर दंतुल है वो चौंक जाता है। वो मल्लिका से कहते हैं कि तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिससे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था मतलब जिससे मैं हिरण शावक मांग रहा था, जिसके साथ मैं बहस कर रहा था, वे कवि कालिदास है ही क्या? मल्लिका हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो वो कि कालिदास कवि है ही क्या? अब मल्लिका उस दंतुल को पूछती कि तुम ये कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है ही क्या? तब वो दंतुल कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मैं क्या, उज्जैनी राज्य की राज्यसभा के प्रत्येक व्यक्ति जो ये ऋतुसंहार जो कालिदास ने पुस्तक लिखी थी उसके कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है क्या? तब मल्लिका भी आश्चर्य के साथ वो राजपुरुष से पूछती है कि उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है। दंतुल कहते हैं सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। उज्जैनी के सम्राट ने खुद ये ऋतुसंहार का ग्रंथ है वो पढ़ा है और इसकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। इसलिए ये उज्जैनी के जो राजा है ये कालिदास को उसको सम्मान करना चाहते, उसको राज्य कवि बनाना चाहते हैं। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। आचार्य वररुचि है हमारे आचार्य, हमारे गुरु, वो इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित रह जाती है। मल्लिका ये सब सुनकर आश्चर्य में डूब जाती है। मल्लिका कहती है कि उज्जैनी का राज्य हमें सम्मान देना चाहता है। राजकवि का आसन कि उज्जैनी का जो राजा है राज्य है हमें सम्मान देना चाहता है, और राजकवि का आसन मतलब बड़ी पोस्ट देना चाहते हैं। दंतुल कहते हैं मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अब दंतुल को अपनी भूल का एहसास होता है और कहे कि मैंने उसके साथ बहुत ही अशिष्टता मतलब कि दुर्व्यवहार किया है, मुझे जाकर उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी को जीवन दान ना दे सके लेकिन किसी की जान तो हम नहीं ले सकते। मारने वाले से बचाने वाला अधिक मान होता है। सो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ होम।